नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम होगा श्री अन्नपूर्णा रसोई। तो योजना का नाम बदला गया है, इंदिरा गांधी योजना का नाम बदल दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई रख दिया गया है। यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बड़ी घोषणा की गई। इंदिरा रसोई की कमियों को देखते हुए फैसला किया गया है और अब कहा जा रहा है कि रसोई में जो कमियां थी उन्हें भी ठीक किया जाएगा। न सिर्फ नाम बदला गया है बल्कि वहां पर काम भी बदलेगा और वहां पर ज्यादा बढ़िया तरीके से लोगों को भोजन परोसा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पदाधिकारियों और मंत्रियों की बैठक ली जा रही है। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के सामने एक बड़ा फैसला कर दिया और इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। इंदिरा रसोई की कमियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, नाम बदलने के पीछे क्या मकसद? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधायकों के साथ संवाद चल रहा है और इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है और इंदिरा रसोई का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है वो कर दिया है। दरअसल अन्नपूर्णा पहले ही भी जो है वो नाम था, लेकिन गहलोत सरकार ने उसे इंदिरा रसोई जो है वो नाम कर दिया था। लेकिन अब फिर से राज्य सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। लेकिन अन्नपूर्णा से पहले श्री लगाया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि श्री अन्न जो मोटा अनाज को जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, इस लिहाज से इसे श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है वो कर दिया गया। यानी बड़े फैसलों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने ये निर्णय जो है वो लिया है और प्रधानमंत्री के सामने ही इस बात को अवगत कराया कि इस योजना का नाम अब फिर से जो है वो बदला जा रहा है। देखिए, इस पर राजनीति जो है वो काफी हुई थी। जब गहलोत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना जो वसुंधरा राजे शासनकाल में आई थी और उस वक्त जो है वो नाम बदला गया था, इसे इंदिरा रसोई किया गया था, तो काफी राजनीति हुई थी कि अन्नपूर्णा जो है वो माँ देवी जो अन्नपूर्णा है उनके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया था। लेकिन गहलोत सरकार ने इसे इंदिरा रसोई जो है वो कर दिया था और अब जब बीजेपी सरकार आ चुकी है, पीएम मोदी जब विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, तो इस संवाद से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला जो है वो बताया और प्रधानमंत्री को के सामने बात कही कि अब अन्नपूर्णा योजना जो है वो इसे रखा जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंदिरा रसोई में जो है वो काफी कुछ कमियां जो है वो थी। इस लिहाज से अब इसे श्री अन्नपूर्णा रसोई नाम से जो है वो जाना जाएगा। इसमें 8 रुपए के हिसाब से जो है वो भोजन जो है वो जरूरतमंदों को मिलता था। लेकिन अभी ये फैसला जो है वो आया है। अब किस प्रकार की कमियां थी, क्या सुधार राज्य सरकार करने जा रही है, ये कुछ देर में जो है वो स्पष्ट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला लेना, ये वाकई कह सकते हैं कि सीएम भजनलाल ने अपनी मंशा जो है वो जताई है कि किस प्रकार से जो नाम जो है वो बदले गए थे उन्हें फिर से जो है वो दुरुस्त राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार जो बात सामने आ रही थी कि जो आयुष्मान योजना है उसी का ही पार्ट जो है वो चिरंजीवी योजना है, तो अब उस दिशा में भी जो है वो राज्य सरकार संभवतः आगे बढ़ेगी और पेट्रोल और डीजल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उस पर भी जो है वो कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बैठक की शुरुआत के साथ बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और इंदिरा रसोई योजना को अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा और उसके जरिए, चूंकि बीजेपी देखिए जिस प्रकार की राजनीति करती है और अन्नपूर्णा जो कह सकते हैं कि अन्न से जो है वो परिपूर्ण ये धरा रहे, उस लिहाज से जो है वो एक अन्नपूर्णा योजना जो है वो नाम पहले दिया गया था वसुंधरा राजे के शासनकाल में। अब उसे फिर से जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन अब इस बदलाव के साथ क्या कमियां थी, उन्हें किस प्रकार से दुरुस्त जो है वो किया गया है, आम लोग इस रसोई में किस प्रकार से भोजन कर पाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन
इस बैठक के साथ ये इस प्रकार का निर्णय लेना अपने आप में वाकई चौंकाने वाला फैसला जो है वो सीएम भजनलाल ने करके दिखाया है। जी बिल्कुल सौरभ, बैठक की शुरुआत में एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटाए जा सकते हैं। हालांकि अभी बैठक जारी है, माना जा रहा है कि कई और फैसले भी सामने आएंगे, लेकिन इंदिरा रसोई योजना में क्या कमी रही और उसे कैसे सुधारा जाएगा नाम परिवर्तन के बाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम चूंकि रखा गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं सौरभ कि श्री अन्न से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भी, क्योंकि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार केंद्र सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले भी आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के डिनर में भी इसे शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह के संयोग जो है वो आज के इस बैठक के साथ देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री अमूमन विधायकों के साथ इस प्रकार की बैठक जो है वो नहीं करते, लेकिन एक ये बड़ा संयोग है कि राजस्थान में नई सरकार के तमाम विधायकों के साथ प्रधानमंत्री जो है वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही डिनर की व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी गई है और इस डिनर में श्री अन्न, जो मोटा अनाज कहा जाता है, मोटा अनाज श्री अन्न को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार योजना लेकर आई और किस प्रकार से देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है, तो उसे किस प्रकार से और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। आम जनता, चूंकि देखिए मोटा अनाज खाने से कहा जाता है कि कम रोग जो है वो होते हैं और शरीर जो है वो दुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। इस लिहाज से इस योजना को बढ़ाने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार ने की थी, लेकिन सीएम भजनलाल ने जिस प्रकार से इसे तुरंत प्रधानमंत्री के सामने इम्प्लीमेंट करके ये बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार के हर कदम के साथ जो है वो राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार के नारे चुनाव के समय देखने को मिले थे, उस अंदाज में ही जो है वो राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है ताकि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जो है वो किया जाए। क्या ये श्री अन्न अब माफ कीजिएगा अन्नपूर्णा रसोई योजना में देखने को मिलेगा? क्या आम जनता, क्या जरूरतमंद लोग श्री अन्न को जो है वो इस अन्नपूर्णा रसोई योजना में चख सकेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए कुछ कमियों की बात जो है वो की गई है। क्या इस प्रकार का अन्न इस रसोई में भी देखने को मिलता है? ये जो है वो कई बातें अब और भी स्पष्ट होनी बाकी है, लेकिन ये बताता है किस प्रकार से राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है और ये एक बड़ा फैसला करके ये बताने की कोशिश जो है वो की गई है प्रधानमंत्री के सामने कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं या फिर उनके जो दिशा निर्देश है उनको लेकर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल सौरभ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या श्री अन्नपूर्णा रसोई में श्री अन्न को शामिल किया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अब हमलावर होगा ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब पहली बार नाम कांग्रेस ने बदला था अन्नपूर्णा रसोई योजना का तो उस दौरान भी हंगामा हुआ था बीजेपी की ओर से। तो अब कांग्रेस की बारी है। देखिए कांग्रेस इस लिहाज से इस पर हंगामा नहीं कर सकती क्योंकि ये योजना जो है वो वसुंधरा राजे शासनकाल में यानी बीजेपी के शासनकाल में ही आई थी और अन्नपूर्णा योजना उसे नाम जो है वो दिया गया था और जिस प्रकार से उसे गहलोत सरकार ने बदला और उसके बाद बीजेपी ने जो है वो काफी हंगामा किया था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि अन्नपूर्णा योजना का नाम जो है वो बदला जाए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ा एक फैसला पीएम मोदी के सामने लेने की कोशिश की गई है। नहीं, देखिए अन्नपूर्णा के नाम पर योजना पहले भी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर इसको शुरू किया। अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के नाम से चल रही योजना को बंद करके इनकी जो आराध्य देवी है इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर इस योजना को इन्होंने शुरू किया। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इन्होंने केवल खानापूर्ति की, किसी भी जरूरतमंद को इसका लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि मां अन्नपूर्णा के नाम पर शुरू की गई इस योजना का लाभ हर उस जरूरतमंद व्यक्ति को मिले जो इसकी जरूरत समझता है। न केवल मिले बल्कि क्वालिटी के साथ मिले और पूरा फूड उसके पास पहुंचे। श्री अन्नपूर्णा नाम रखा गया है, तो क्या श्री अन्न को इसमें शामिल किया जाएगा? क्या जरूरतमंद लोग मोटा अनाज जो श्री अन्न जो है वो भी अब इस पे चख पाएंगे? इसके बारे में तो सरकार ज्यादा बताएगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भगवान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्री अन्न को पूरी तरीके से प्रमोट किया है। मिलेट वर्ष कुछ पिछले वर्ष मनाया, बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित कराया। आप ये मानकर चलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित करवाया, आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, वो जो हमारा अनाज है, मोटा अनाज है, उसको प्रमोट किया जाए और निश्चित रूप से उसकी सहभागिता भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। एक लास्ट सवाल बता दीजिए,
प्रधानमंत्री के सामने इस योजना का नाम बदलने के पीछे भजनलाल शर्मा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए 15 दिन हुए उनको मुख्यमंत्री बने हुए और 15 दिन में उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी जो गारंटी राजस्थान की जनता को देकर गए उसको पूरा करें। उन्होंने इस 15 दिन के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर दिया, पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई, संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाई, ये जो ईआरसीपी पे काम शुरू किया, ये जो अपनी 25 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत में लाभ देना शुरू किया और अब ये शुरू किया। तो केवल एक दिन किसी के हमारे प्रधानमंत्री जी का आने से इसको जोड़कर ना देखें, बल्कि 15 दिन में उन्होंने 15 घोषणाएं इस तरीके से की है जिसका वादा उन्होंने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो बता रहे हैं किस प्रकार से भजनलाल शर्मा की सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है, किस प्रकार के तमाम जनता के हित में फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और ये फैसला भी उसी रूप में जो है वो देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ऐसे में अब सबको उम्मीद है कि कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सौरभ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस पर सौरभ से ज्यादा अपडेट भी लेंगे। विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यालय के मुख्य हॉल में बीजेपी विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई दी। 115 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खास और अहम मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भाजपा नेताओं के साथ ही डिनर भी करेंगे, जिसे लेकर पदाधिकारी और विधायक बेहद उत्साहित है। तकरीबन 3 घंटे बीजेपी कार्यालय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहां पर वो डीजीपी आईजी के कॉन्फ्रेंस में तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही साथ आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आज 115 विधायकों और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। आगामी विजन को लेकर बातचीत की जा रही है, साथ ही साथ विधायकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे सजेशंस भी लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई सलाह है तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। तो बैठक लगातार जारी है और कुछ ही समय में डिनर भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि डिनर में भी बेहद खास व्यंजन शामिल किए गए हैं, जिसमें श्री अन्न से लेकर राजस्थान के जो व्यंजन हैं उन्हें भी शामिल किए गए हैं। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, डिनर की शुरुआत होगी कुछ ही समय में और अभी बैठक चल रही है, जहां हमने बताया भी कि एक बड़ा फैसला ले लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और बैठक में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रात 8 बजे जो है वो डिनर की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री, चूंकि प्रदेश कार्यालय इस लिहाज से इन दोनों ने जो है वो प्रमुख रूप से स्वागत की शुरुआत की और उसके बाद तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। अब जो है वो मुख्य हॉल जो है वहां पर प्रधानमंत्री का संवाद जो है वो शुरू हो चुका है। शुरुआती जो परंपरागत रूप से जो स्वागत होता है किसी भी बैठक से पहले, किसी भी संवाद से पहले, वो स्वागत उद्बोधन जो है वो सीपी जोशी ने यहाँ पर रखा और उसके बाद ये संवाद शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, यानी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ हो रही है। इस वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तमाम विधायकों से अपनी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लेकर जो है वो जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद संभवतः 7:30 बजे के बाद तमाम विधायकों से भी प्रधानमंत्री, चूंकि जो बात उन्होंने रखी है उस पर किसी विधायक अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या कुछ राय देना चाहता है या कुछ कोई नवाचार है उनके बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो संभवतः वो भी एक सेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर चल रहा है और तमाम 9 साल के दौरान जिस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई और सबसे खास बात जो मोदी गारंटी की बात जो लगातार प्रधानमंत्री करते आए और आम जन के हित में लिए गए जो तमाम फैसले हैं उनको किस प्रकार से आम जन उसका किस प्रकार से ज्यादा फायदा जो है वो उठा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें तमाम लोग किस प्रकार से इस तमाम योजनाओं का फायदा ले सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो ये है कि आम जनता जो है वो किस प्रकार से इन तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो ले सके, तो उसको लेकर यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। जी
बिल्कुल, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और यही वजह है कि लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी काफी एक्टिव हैं। सौरभ, लगातार शिविरों में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि विजन जो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाया जाए, उसे अचीव किया जा सके। सौरभ, डिनर बेहद खास रहने वाला है और कल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो भी महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों को लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो बना है, राजस्थान का, जयपुर का जो कार्यक्रम बना है, वो जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसी को लेकर कार्यक्रम बना है। लेकिन प्रदेश बीजेपी ने समय मांगा था कि प्रधानमंत्री विधायकों से अगर चर्चा करना चाहें तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये समय जो है वो दिया है। अभी डिनर जो है वो रात 8 बजे बाद जो है वो शुरू होगा। क्या उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे या प्रधानमंत्री इन तमाम विधायकों के साथ खुद भोजन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भोजन की व्यवस्था की गई है, तमाम राजस्थानी फूड जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। श्री अन्न की जिस प्रकार की बात की जा रही है उसे जो है वो शामिल किया गया है, यानी तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री को राजस्थानी भोजन कराया जाए, उसकी तैयारियां जो है वो बीजेपी काफी दिनों से कर रही थी। अब देखना होगा कि डिनर किस प्रकार का रहने वाला है। लेकिन ये जो बैठक है वो ये बताएगी कि राजस्थान अगले 25 साल किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। राजस्थान में बीजेपी अगले 25 साल किस प्रकार से शासन करे। जो यहाँ पर रिवाज और परंपरा रही है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस परिपाटी को किस प्रकार से बदला जा सके, उस पर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री का रहा है। और आपको ध्यान होगा कि इस चुनाव से काफी समय पहले ही प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि अब बीजेपी जब आएगी तो वो अगले 25 साल किस प्रकार से राज करे, किस प्रकार से डिलीवरी करे, उस पर जो है वो फोकस रहेगा। इस लिहाज से ही जो है वो तमाम अब योजनाएं बनेंगी, तमाम कार्यक्रम जो है वो लागू होंगे। तो अगले 25 साल को देखते हुए ये पूरी तमाम बैठक होगी, हो रही है और उसमें तमाम विधायकों को ये निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं कि क्या कुछ करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये बात जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से जो है वो तमाम विधायकों से की जा रही है। हालांकि कई विधायक जो है वो सीनियर हैं, लेकिन कई विधायक इसमें वैसे भी हैं जो जूनियर है। क्या जिस प्रकार के पिछले 15 दिनों के दौरान ये देखने को मिला था कि कई विधायक जो है वो बड़बोले रूप से जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, उनको किस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है और अगले 25 साल राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़े, राजस्थान का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जहां जहां अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर जो मुख्य रूप से जो समस्या है उनको किस प्रकार से न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी किस प्रकार से उनको उन चीजों में लगे और राजस्थान को एक अलग स्टेट के रूप में आगे बढ़ा सके, उन तमाम पहलुओं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बिल्कुल संबोधन लगातार जारी है सौरभ। और कैसे राजस्थान को बदला जाए, जैसा कि सपना अशोक गहलोत ने देखा था, वो कह रहे थे कि विकसित राज्य बनाना है, वो सपना बीजेपी साकार कर सके, उसे लेकर भी खास चर्चा जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठक जारी है, जहां से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और बड़ी खबर भी बताई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की करेंगे, जहां पर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए अब 3 रातें बेहद भारी रहने वाली हैं, क्योंकि आज जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो 3 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को सबके सामने होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान, प्रत्याशियों ने खेला हर आखिरी दांव। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 8 जनवरी किसकी होगी नैया पार। जी हां, श्रीगंगानगर की सबसे हॉट सीट बनी श्रीकरणपुर विधानसभा में आज बम्पर वोटिंग हुई। सारे रिकॉर्डों को तोड़कर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। सुबह सुबह भयानक ठंड होने के कारण शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार कम रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लग गई। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने अपने गांव 25 बीबी स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला और जीत का दावा किया।
जो भाजपा ने चलते चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है, एक तो उसका गुस्सा है लोगों में, जो मतदाताओं का अपमान किया है, और दूसरा सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो 40 सालों से जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, उनके प्रति भी लोगों का एक जो प्रेम है वो वोट के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, और जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको मंत्री पद से नवाजा है, तो लोगों में बहुत रोष है उसके प्रति। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वी पाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी जीत के लिए एक बड़ा दांव खेला। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर उनको कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाने के बाद श्रीकरणपुर सीट पर अब हाई प्रोफाइल बन चुकी है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और बीजेपी के लिए ये अब प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता है। 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयरहाउसिंग के अध्यक्ष रहे। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2013 से 2018 तक खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 उम्मीदवार करणपुर विधानसभा सीट से मैदान में हैं। फिलहाल 8 जनवरी को जनता का फैसला जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीकरणपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर मतदान हो चुका है और अब 8 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 8 तारीख को फैसला सामने आएगा। प्रत्याशियों ने हर दांव खेला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दांव पर लगे हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से भी जमकर प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आज जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आज जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है और फैसला 8 तारीख को सामने आ जाएगा कि आखिर यहां पर किसकी जनादेश किस ओर जाता है। श्रीकरणपुर के रण से जुड़ी खबर, तस्वीरें दो अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। जब सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई और लगातार यहां पर मतदाता पहुंचे। और सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। माफ कीजिएगा, अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मतदान कंप्लीट हो चुका है, अब इंतजार है 8 तारीख का जब नतीजे सामने आएंगे। मुद्दे क्या रहे वहां पर? स्थानीय मुद्दे हावी रहे या फिर चेहरों पर वोट पड़े हैं? न केवल स्थानीय मुद्दे हावी रहे बल्कि चेहरों को भी मतदाताओं के द्वारा देखा गया। वोटिंग करते समय स्थानीय मुद्दे, जो सबसे खास मुद्दा यहाँ का रहता है सिंचाई पानी की उपलब्धता का। इसके साथ साथ देखिए पेट्रोल और डीजल की भारी कीमतें भी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा। हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो ये मुद्दा भी कहीं न कहीं काम करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए इस बार का जो करणपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ, ये पूरी तरह से श्रद्धांजलि वर्सेस राज के बीच में हुआ, जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा अपने दिवंगत पिता और पूर्व विधायक गुरमीत सिंह किन्नर के नाम पर मतदान की मांग की गई, तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दाव खेला है। हालांकि अब 249 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और सबसे खास बात देखिए करणपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 72% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया जा चुका था और ठीक 7 बजे तक भी हमने देखा कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी कतारें लगी हुई थी। तो यह तो तय है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 80% मतदाताओं के द्वारा मताधिकार का उपयोग किया जा चुका है। वहीं संभावना जताई जा रही है, जो फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू आएगी, कि लगभग 80 और 85 के बीच में इस बार करणपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत रहा है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ
चेहरों पर भी तवज्जो दी गई है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। अब तो 8 तारीख को जब नतीजे सामने नजर आएंगे आया तभी यहाँ का पता मतदाता। चलेगा कि जी, प्रियंका। जनता को किसके वादों पर ज्यादा एतबार रहा, किसके हक में वोट डाले गए। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। भजन लाल शर्मा के पास कुल 8 विभाग है, उन्होंने 8 विभाग अपने पास रखे हैं। तो वहीं दिया कुमारी के पास 6 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार में कौन सबसे दमदार मंत्री होगा, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली है और कौन इस सरकार में सबसे दमदार है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लिस्ट देखिए जहां पर 8 विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं। तो वहीं कई महत्वपूर्ण जो विभाग है वो दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक कर लिस्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो मंत्री जिन्हें बड़े विभाग सौंपे गए हैं। तो मंत्रियों के विभागों का पूरा एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे। और जब से विभागों का बंटवारा हुआ है, लोगों के मन में सवाल यह है कि जो बड़े विभाग हैं वो आखिर किसे दिए गए हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। क्योंकि बीजेपी तो कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को, इन वादों को बीजेपी कैसे पूरा करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुनिश्चित करेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास ही रखा है। सुनाते हैं आपको रिएक्शन इस पर। डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी जी भाई साहब टेक्निकल, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भाई साहब ऐसा लग रहा है नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी जी भाई साहब टेक्निकल, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भाई साहब ऐसा लग रहा है नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी जी तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, जहां पर उनसे पूछा गया कि ये जो नया विभाग मिला है, जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे आप कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी संभालेंगे अच्छी तरह संभालेंगे। और अब एक एक कर आपको बताते हैं कि किसे किसे कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जिनके पास आबकारी है विभाग, गृह और कार्मिक विभाग भी है। कुल 8 विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं। मदन दिलावर की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है, ये भी बड़ा विभाग है। और एक बड़ी जिम्मेदारी अब देखना है कि मदन दिलावर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है। हीरालाल नागर की बात करेंगे, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी हीरालाल नागर को दी गई है। तो जो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किए थे, अब उन्हें विभागों की जिम्मेदारी मिल गई। एक एक कर आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री हैं। उद्योग वाणिज्य की जिम्मेदारी राठौड़ को दी गई है। तो और नाम आपको बताएंगे, वो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किए उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली। हेमंत मीणा की बात कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्व विभाग की जिम्मेदारी हेमंत मीणा को सौंपी गई है। सुमित गोदारा की बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति का जिम्मा सुमित गोदारा को दिया गया है। और खबर जयपुर से है, जहां पर आज से अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। आज 5 जनवरी से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, जो 7 जनवरी तक जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश के 28 राज्यों के डीजीपी और आईजी और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी-आईजी समेत सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा से जुड़े आंतरिक और बाह्य मसलों को लेकर मंथन किया जाएगा। यानी कि देश के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो यानी कि आतंकवाद से लेकर जो
गैंगस्टर्स लगातार पनप रहे हैं, उन पर कैसे नकेल कसा जाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ देश के बाहर जो मुद्दे हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें लेकर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। अलग अलग सेशन में साइबर अपराध से लेकर डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर भी खास चर्चा होगी और इसके अलावा वामपंथी, उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार पर भी सत्र आयोजित होंगे और इन पर भी खास चर्चाएं की जाएंगी। खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी एक सेशन में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयपुर पहुंचे। एक सत्र को भी संबोधित करेंगे अजीत डोभाल और कॉन्फ्रेंस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो जयपुर में ये कॉन्फ्रेंस, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार की मेजबानी जयपुर को मिली है और ये कॉन्फ्रेंस इस बार जयपुर में आयोजित हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की जा रही है। और एक एक कर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एजेंडा क्या है इस बैठक का, इस बैठक में कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। आज भी एक सेशन हो चुका है, कल के सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अलग अलग सेशंस में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें साइबर अपराध से लेकर डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर भी खास चर्चा होगी।